मेरे बाबा के स्कूल के एक दोस्त हमारे घर के पिछली गली में ही रहते थे, जिन्हें सब प्यार से काका अंकल कहते थे। मगर माँ मुझे काका अंकल के घर न जाने देती, कहती थी कि वो लोग अच्छे नहीं है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 14 साल थी। अंकल जब भी मुझे बाहर कहीं देखते तो चॉकलेट जरूर खिलाते। मुझे काका अंकल बहुत अच्छे लगते थे और माँ पर गुस्सा आता था। अब मैं जब भी सब्जी लेने जाती तो आधा घंटा काका अंकल के घर खेल कूद कर आती। लेकिन कुछ दिनों से काका अंकल मुझे अपने पास बुलाकर रस से भरा संतरा खिलाते, जिसे खाते ही मैं सुकून की नींद सो जाती और 1 घंटे बाद जब उठती तो सब्जी लेकर घर चली आती। मुझे अब अपने जिस्म में बदलाव नजर आ रहे थे। मुझे माँ की बात अब सही लग रही थी और काका अंकल पर शक हो रहा था। मैंने अगले दिन संतरा खाने की बजाय काका अंकल की नजर से बचाकर दीवार की दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद लेट गई। अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि जैसे मुझ पर कोई कयामत टूट पड़ी। मेरा नाम सुमिता है। मेरी कोई बहन या भाई नहीं था। मैं इकलौती थी, इसलिए बहुत ज्यादा लाडली थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मेरी माँ पूरा दिन गुस्सा करती रहती थी, इसलिए मेरे बाबा ने उनको जॉइंट फैमिली से बाहर निकाल दिया। लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट भर गई थी, इसलिए शायद उन्हें अब गली मोहल्ले वाले भी बुरे लगने लगे थे। माँ बाबा के सारे रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। कहती थी कि वो सब बहुत ही बुरे लोग हैं। काका अंकल यानी मेरे बाबा के दोस्त का घर दूसरी गली में था। मेरी माँ मुझे ना जाने क्यों वहां भी नहीं जाने देती थी। दरअसल काका अंकल की एक बेटी थी जिससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन माँ ने मुझे साफ मना किया था कि तुमको वहां बिल्कुल भी नहीं जाना। एक दिन मैंने पूछ लिया, क्योंकि अब मैं कोई बच्ची तो नहीं थी, तो कहने लगी कि वो व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, वो बड़ा ही बदतमीज इंसान है। पता नहीं बड़ों को ही पता होगा ऐसी बातों का, लेकिन अगर कोई बुरा भी हो तो अपने जिगरी दोस्त के बच्चों के लिए बुरा तो नहीं सोच सकता। बच्चों के साथ तो लोग अपनी दुश्मनी नहीं निकालते, और जो बच्चों के साथ दुश्मनी निकालते हैं वो तो इंसान भी नहीं होते। अभी नादान थी तो इतनी मितनी सी बातों को नजरअंदाज करती थी। बाबा का काम ऐसा था कि वो भी वक्त पर घर नहीं आते थे। रेलवे स्टेशन पर काम करते थे, इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी जाना होता था और रात को देर से आते थे। घर के लिए रोज की सब्जी लाना मेरा काम था। पहले मैं छोटी थी तो जाती थी, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब बाबा कहते थे कि ये बड़ी हो गई है, इसको अब बाहर मत भेजा करो। लेकिन माँ कहती थी कि हजारों काम है मेरे सर पर, मैं नहीं जा सकती। एक आध काम कर लेगी तो कुछ नहीं होगा। खैर यूं मेरा बाहर आना जाना बंद ना हो सका। रास्ते में कभी मुझे काका अंकल मिल जाते तो इतने प्यार से मुझे बुलाते थे, कहते थे ए मेरी गुड़िया, मेरी राजकुमारी, कैसी हो, और मेरे साथ दुकान तक भी चलते थे। दुकान वाले को कहते थे कि इससे पैसे ना लेना, और मुझे एक चॉकलेट भी जरूर दिलवाते थे। मैं सोचती थी कि अपने पिता के दोस्त एक बाप की जगह ही तो होते हैं, लेकिन फिर भी माँ कहती थी कि इनसे दूर रहा करो। पर काका अंकल कहते थे घर रोहिणी भी तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना कर देती थी, क्योंकि मुझे माँ ने साफ मना किया हुआ था। मुझे तो काका अंकल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो बुरे इंसान है, क्योंकि मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत जो करते थे। वो मुझे पैसे भी देते थे और मुझे कोई ना कोई चीज जरूर देते थे, जबकि मेरी अपनी माँ मुझसे सीधे मुंह बोलती भी ना थी। पता नहीं उनको किस बात पर इतना गुस्सा आता था। मुझे काका अंकल हफ्ते में 1-2 दफा कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा था, घर को वही चलाता था और वो अपना काम किया करते थे। कभी कभी घर पर ही होते थे। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र मेरे बराबर ही थी। हम बचपन में एक साथ ही खेलते थे, लेकिन अब माँ कहती थी कि तुमने उसको देखकर भी बात नहीं करनी, क्योंकि अब तुम लोग जवान हो गए हो। मुझे माँ पर गुस्सा आता था। एक तो मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। मेरी कोई खास इतनी सहेली भी नहीं थी, बस एक ही सहेली थी और उससे भी मिलने नहीं देती थी। अगर माँ का काका अंकल और आंटी जी के साथ झगड़ा था तो इसमें मेरा क्या कसूर था। इतनी शर्मिंदगी होती थी मुझे जब काका अंकल बार बार कहते थे कि बेटा घर आओ, घर आ जाया करो, और मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वो भी सोचते होंगे कि ये खुद ही नहीं आती, इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं काका अंकल जी के घर जरूर जाया करूंगी। मेरी माँ जो मर्जी कहे मुझे परवाह नहीं है, आखिर वो लोग मेरे बाबा के दोस्त हैं और बाबा ने भी उनके बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं की। अगर माँ को कोई आदमी बुरा लगता है तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैं जब पहले दिन काका अंकल के घर गई तो वो लोग इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। आंटी भी बहुत खुश थी। मेरे आगे खाने पीने की इतनी सारी चीजें रखी,
और काका अंकल जी ने कहा कि आज तो मेरी बेटी घर आई है। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। बस अब मैंने रूटीन बना ली। मैं सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती और घंटा या आधा घंटा काका अंकल के घर में खेल कूद आती उनकी बेटी के साथ। और माँ पूछती तो कह देती कि दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और पैदल आई गई तो इसलिए देर हो गई। कोई ना कोई बहाना कर देती थी। वैसे भी स्कूल तो मुझे भेजते नहीं थे और मुझे करना ही क्या था। लेकिन काका अंकल की बेटी पढ़ रही थी और ये बहुत अच्छी बात थी। इसलिए वो दोपहर में घर नहीं होती थी और मेरा दोपहर में ही जाने का वक्त होता था। वो मुझे कभी कभी ही मिलती थी, जब या तो रविवार होता या फिर उसने छुट्टी की होती थी। काका अंकल का वो बेटा जिसकी उम्र मेरे बराबर थी, उसका नाम अमित था। वो भी बहुत अच्छा था। वो अपने फोन में ही बिजी रहता था, लेकिन कभी कभी मुझसे बात कर लेता था। पर कुछ दिनों से बहुत अजीब हरकत हो रही थी। काका अंकल मुझे एक रस भरा संतरा खिलाते थे और कहते थे कि ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। सर्दी आ रही है, अभी तो एक संतरा 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अपनी प्यारी बेटी के लिए तो मैं ला सकता हूँ ना। पर मुझे हैरानी इस बात की होती थी कि वो संतरा तो मुझे खिलाते थे, पर अपनी बेटी अपने बेटे में से किसी को भी नहीं देते थे। संतरा खाकर मुझे अजीब सी नींद आ जाती और मैं सो जाती। 1 घंटा या आधे घंटे के लिए मेरी आंख लग जाती। तब तक काका अंकल जी भी जा चुके होते थे। मैं सोचती कि मुझे नींद कैसे आ गई। आंटी जी कहती थी कि कोई बात नहीं, अपने घर में आई हो ना, सुकून है, यहाँ तो नींद आ ही जाती है। और फिर मैं उठकर सब्जी लेकर वापस अपने घर चली जाती थी। लेकिन एक दिन अपने घर पहुंची तो कुछ अजीब बात सुनी। माँ बाबा आपस में बुरी तरह लड़ रहे थे। माँ ने कहा कि कभी भी नहीं दूंगी। पागल हूं मैं? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? खुद मैं इस नर्क से अभी निकली हूँ और अपनी बेटी को इस नर्क में धकेल दूं? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। ये हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे थे कि और क्या अपने उसी रिश्तेदार के बेटे को देना है तुमने मेरी बेटी का रिश्ता? वो नशा करता है। तो माँ ने कहा कि कोई नशा नहीं करता, वो तो उसके बारे में ऐसे ही अफवाह उड़ाई थी। अपना घर है उनका, अच्छी नौकरी है, वहीं पर करूंगी मैं अपनी बेटी का रिश्ता। मेरे बाबा का कहना था कि मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी का रिश्ता तो नहीं होने दूंगा। और मेरी माँ का कहना था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दूंगी। माँ बाबा एक दूसरे से लड़ रहे थे, जैसे आज एक दूसरे के साथ आखिरी दफा लड़ाई कर रहे हो। लेकिन सुबह तक बिल्कुल ठीक थे। घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था, इसलिए मुझे बाहर आना जाना ज्यादा अच्छा लगता था। अगले दिन गई तो काका अंकल ने मुझे एक संतरा दिया। मैंने कहा कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैं संतरे के साथ चूरण भी लाया हूँ, जो बहुत ही ज्यादा मजे का लगता है। मैं खुश हो गई क्योंकि मुझे भी चूरण खाने का बहुत शौक था और मैंने फिर से वो संतरा खा लिया। और थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। लेकिन शाम को मेरी टांगों और पेट में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैंने चूरण ज्यादा ही खा लिया है और मेरा पेट खराब होने लगा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। रात को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। मेरी टांगों में और पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि क्या खाया था, तो मैंने झूठ बोला कि मैंने कुछ भी नहीं खाया था। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ खा लिया होगा, याद नहीं होगा, इसको दवाई दे, ठीक हो जाएगी। सुबह तक मैं ठीक हो गई थी, लेकिन अगले दिन नहीं जा पाई और उससे अगले दिन जरूर गई। काका अंकल ने कहा कि क्या हुआ था, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। मैं जिस टाइम आंटी जी के घर जाती थी उस टाइम घर में सिर्फ काका अंकल ही होते थे, क्योंकि आंटी को देर तक सोने की आदत थी। वो सुबह का नाश्ता करवा कर फिर इसके बाद सो जाया करती थी। काका अंकल की लड़की भी घर नहीं होती थी, वो स्कूल में होती थी। और काका अंकल जी का बेटा भी घर पर नहीं होता था। घर में बहुत ज्यादा सुकून था और वो लोग हमसे ज्यादा अमीर भी थे, इसलिए वहां पर जाना मुझे अच्छा लगता था। बाहर एक झूला लगा हुआ था जिसके ऊपर मैं झूलती रहती थी। जब तक मैं वहां पर रहती थी काका अंकल कभी कभी घर में होते थे, लेकिन कभी कभी वो भी चले जाते थे। कहते थे कि अपना घर है, फ्रिज सामने रखा है, जो खाना है खा लेना। लेकिन मुझे वो एक संतरा रोजाना खिलाते थे और ये रूटीन ही चलती आ रही थी। मुझे संतरा बहुत पसंद था, ये बात उनको पहले से ही पता थी। काका अंकल मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मेरे सर पर हाथ फेरते थे, मुझे अपने पास बैठाते थे और जब तक मैं संतरा नहीं खाती तब तक मुझे देखते ही रहते थे। एक दिन मैं साइड पर बैठकर खेल रही थी। आज काका अंकल की बेटी भी घर पर ही थी और आंटी जी भी जाग गई थी। तो आंटी जी ने काका अंकल को कहा कि जो तुम सोच रहे हो बड़ा मुश्किल है। काका अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, मुश्किल को आसान करना मुझे आता है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना।
तो आंटी ने कहा कि नहीं, मुझे क्या मसला होगा, मैंने तो आज तक आपके किसी मामले में एक शब्द तक नहीं बोला है, हमेशा आपकी बात मानी है। और वो दोनों बात करते हुए मुझे ही देख रहे थे। काका अंकल ने कहा कि ये तुम्हारी अच्छी आदत है, तुम अच्छी औरत हो। मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे साथ न जाने आजकल क्या हो रहा था। एक तो मेरे उनके घर से आने के बाद तबीयत खराब हो जाती थी, अब मुझे मेरा जिस्म भी कुछ अजीब लग रहा था। मैं मोटी होती जा रही थी, मेरा पेट भी बाहर निकल रहा था, लेकिन मैं तो ऐसी कोई चीज नहीं खाती थी। माँ मुझे सब्जी लेने भेजती थी तो सब्जी के पैसे भी पूरे देती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 10-5 रुपये ज्यादा हो तो मैं उनसे कोई चीज ले लूं। काका अंकल के घर जाकर भी सिर्फ एक संतरा ही खाती थी। वो तो कहते थे कि जो मर्जी है खा लो, फ्रिज सामने रखा है, क्या खाना है तुमको बताओ मुझे, मैं बना देता हूँ। मैं शर्माती थी और कभी उनसे कुछ नहीं कहा। पता नहीं क्यों अचानक से मुझे काका अंकल की नजर ठीक नहीं लग रही थी। शायद मेरी माँ की बात ठीक थी, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। संतरा खाने से मुझे नींद क्यों आ जाती थी, जबकि पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता था। मैं कोई इतनी थकी हुई भी नहीं होती थी कि पूरा दिन सोती रहूं। मेरी टांगों में आजकल बहुत ज्यादा दर्द रहता था, मेरी कमर में भी, और मेरा जिस्म भी अजीब तरीके से बढ़ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। माँ ने भी मुझे देखकर कहना शुरू कर दिया कि खाना कम खाया करो, वक्त से पहले ही औरत की तरह लगने लगी हो। मैंने कहा औरत की तरह लगने लगी हूँ, क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बच्ची बनने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे जितनी थी तो मेरी शादी हो गई थी, और तुझे इन बातों का नहीं पता क्या? आजकल तो बच्चों को भी सब कुछ मालूम होता है। एक दिन मैंने माँ से पूछा कि आप सुबह कह रही थी कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, तो फिर मुझे बताइए कि आप काका अंकल से नफरत क्यों करती है? तो माँ ने कहा कि छोड़ दे, तू जानकर क्या करेगी? मैंने कहा कि मुझे जानना है, आप मुझे जरूर बताएं। तो माँ ने मुझे कहा कि जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी तो तुम्हारे वो काका अंकल यानी तुम्हारे बाबा के जिगरी दोस्त उस वक्त शादीशुदा नहीं थे। 1 साल बाद उसकी शादी हुई थी और यह हमारे घर आकर अजीब अजीब सी हरकतें करता था। जब तुम्हारे बाबा को इस बारे में पता चला तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और तुम्हारे बाबा ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। तुम्हारे बाबा ने कहा था कि दिल तो करता है अभी और इसी वक्त इसका गला दबा दूं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने परिवार की इज्जत को मद्देनजर रखते हुए उससे दोस्ती खत्म कर ली थी। मगर फिर कुछ दिन बाद ही तुम्हारे बाबा ने उसके द्वारा माफी मांगने पर उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने बहुत मिन्नतें की थी। लेकिन मैंने आज तक उसे माफ नहीं किया। मैंने कहा कि ऐसा क्या किया था उन्होंने? तो माँ ने कहा कि जब हमारी शादी हुई थी और नए नए शादीशुदा थे, एक दूसरे के साथ कमरे में होते थे, हमारे हंसने की आवाज बाहर तक आती थी। शादीशुदा लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए एक दूसरे की हर बात नहीं होती है, वो खूबसूरत पल होते हैं। लेकिन वो तुम्हारे बाबा का दोस्त रात को छुपकर हमारे कमरे में झांका करता था। उसने एक जगह बनाई जहां से वो ये सारे मंजर देखता था। उस जमाने में उसके हाथ में फोन नहीं था, नहीं तो वो हमारी वीडियो बनाकर वायरल कर देता। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया। माँ ने कहा कि अब तो तुझे समझ आ गई कि मैं क्यों तुझे उससे दूर रहने को कहती हूँ। सारी रात मैं सोचती रही कि अगर कोई इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है कि अपने भाई जैसे दोस्त और माँ जैसी भाभी के साथ ऐसा करे, तो उनकी औलाद के साथ क्यों नहीं कुछ कर सकता? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे उस घर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता भी तो करना था कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं तो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही थी, ऐसा लगता था बीमार हूँ। मुझे बहुत ज्यादा सुस्ती रहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा। अगले दिन मैं काका अंकल के घर गई। मुझे संतरा देकर वो बिजी हो गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उनका मोबाइल बज गया और वो फोन लेकर एक तरफ चले गए और मैंने संतरा दीवार से दूसरी तरफ ग्राउंड में फेंक दिया और काका अंकल से कहा कि मैंने खा लिया है। काका अंकल काफी परेशान लग रहे थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे, शायद कोई डॉक्टर था। खैर उसके बाद मुझे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने सोने की एक्टिंग की और जाकर कमरे में सो गई। और 15 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे कमरे में कोई मौजूद था जो मेरे पैरों की तरफ बैठा था और उसने मेरा हाथ पकड़ा। अभी मैंने आंखें खोली तो मैं ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि काका अंकल का बेटा अमित था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। काका अंकल वहां पर आ गए और आंटी भी। उन्होंने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है इसके कमरे में, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर? काका अंकल ने जब ये मंजर देखा तो वो समझ गए कि क्या गड़बड़ हो रही है। फिर काका अंकल ने अपने बेटे को गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे पता है कि ये लड़की यहाँ पर आकर थोड़ा सो लेती है, तेरा अकेले में इस कमरे में क्या काम है, और तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? वो घबरा गया
उसको ना कोई बात समझ आ रही थी न जा रही थी। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। आंटी ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने आंटी को सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ आजकल ये सब कुछ हो रहा है। मैं बीमार रहने लगी हूँ। काका अंकल का कहना था कि मैं इस बात पर परेशान था कि मैं तुम्हें संतरा खिलाता हूँ तो तुम्हें नींद क्यों आ जाती थी। आज भी डॉक्टर से फोन करके पूछ रहा था कि संतरों में कोई बीमारी तो नहीं आई हुई है, लेकिन वही संतरे हम सब घर वाले खा रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसने अपना मुंह खोला और कहा कि मैं संतरे के अंदर नींद का इंजेक्शन डाल देता था क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद उसकी जुबान तो रुक गई, लेकिन उसकी बाकी सारी कहानी सारे खुद ही समझ गए। काका अंकल ने उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, मार मार के चमड़ी उधेड़ दी। यहाँ पर काका अंकल जी की गलती नहीं थी, बल्कि उनके बेटे की थी। कहते हैं कि जैसा बाप होता है औलाद भी ऐसी ही निकलती है। काका अंकल ने कहा, बेशरम इंसान, तेरे लिए ही तो मैं इसका रिश्ता मांग रहा था और तूने इसी के साथ ये सब कुछ कर डाला। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जब आंटी ने देखा कि ये तो बेटे को ज्यादा ही मार रहे हैं तो उन्होंने उसे रोका। शाम को मेरे बाबा को भी बुला लिया और माँ को भी, और सारी बात बता दी गई। बाबा और काका अंकल में लड़ाई हो गई। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। उन्होंने कहा कि तूने पहले मेरी पत्नी पर नजर रखी थी, अब तेरे बेटे ने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है, मैं तुम लोगों पर केस करवाऊंगा। लेकिन फिर इस मसले में हमारे खानदान के इकलौते बुजुर्ग जो कि मेरे दादा के भाई थे और हम उनको भी दादा ही कहते थे, वो इस मसले में बढ़ गए और उन्होंने दोनों को समझाया कि मोहल्ले की बात मोहल्ले में ही रहने दो, कोर्ट कचहरी तक न जाओ, हल यही है कि इन दोनों की शादी करवा दो। मेरे बाबा कहते थे कि ऐसे इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी करूं जो मेरी बेटी की इज्जत लूटता रहा है, लेकिन वो बार बार माफिया मांग रहा था और कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मेरे बाबा ने कुछ शर्त रखी। बाबा ने कहा कि अपने बेटे को यहाँ से दूर भेज दो, उसको इस काबिल बनाओ कि मैं इसको अपनी बेटी दे सकूं। इसके पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए और इसके रवैये में अगर मुझे बदलाव नजर नहीं आया तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगा। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा दुख में थी, तकलीफ में थी। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे सामने इस तरह की बात कोई भी नहीं कर रहा था क्योंकि सबको पता था कि पहले ही मेरी हालत ठीक नहीं है। मेरा रिश्ता काका अंकल के बेटे के साथ तय कर दिया गया क्योंकि अभी जो उसने मेरे साथ किया था उसका कोई और हल भी निकल सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई और अब हम दोनों पति पत्नी थे। मैं तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने यही सही समझा। काका अंकल ने उसे पढ़ने के लिए दूसरे शहर भेज दिया था कि अकेला रहेगा, जिंदगी की मुश्किलात में पड़ेगा तो उसको थोड़ी अकल आ जाएगी। जब हम लोग 21 और 22 साल के हो गए तब हमारी शादी हुई। अमित ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मैं बहक गया था, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी इज्जत कहाँ हूँ, तुम तो मेरी इज्जत पहले ही लूट चुके हो। मैंने उसे बहुत ज्यादा तरसाया, उसे अपने करीब नहीं आने दिया, उसे एहसास दिलाया कि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर आखिरकार मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो मेरा पति था। काका अंकल अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि मैंने अपनी जवानी में एक गलती की थी, मुझे भी उस गलती की सजा मिली थी। मैंने अपने बड़े भाई जैसे दोस्त को शायद हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी आंखों में फिर मेरे लिए कभी इज्जत नहीं थी और ऐसी ही एक गलती मेरे बेटे ने कर दी। अगर इसकी शादी तुमसे नहीं करवाता तो ये और भी ज्यादा बिगड़ जाता, मगर अभी भी वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे और काका अंकल यानी मेरे सास ससुर नीचे रहते थे। काका अंकल कहते थे कि अगर ये कोई भी गलती करे मुझे फौरन बताना, मैं उसका बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने अमित को माफ कर दिया और काका अंकल को कहा कि मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, लेकिन वो बहुत डरते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मेरी करनी मेरे सामने आई, कहीं उसकी करनी उसके सामने ना आ जाए, क्योंकि अमित की भी एक बहन है जिसकी अब हम शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो कभी किसी को भी बद्दुआ नहीं दी है, बाकी ईश्वर खैर करेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि ये फैसला ठीक है? जिस इंसान ने मेरी इज्जत लूटी उसी इंसान के साथ मेरी शादी करवा दी गई। क्या इस तरह के फैसले ठीक होते हैं? क्या इस तरह लड़कियों के साथ बड़ा जुल्म नहीं होता कि एक ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी करवा दी जाती है जिसके लिए उनके दिल में इज्जत नहीं होती? या फिर अगर कोई दिल से शर्मिंदा और दिल से माफी चाहता हो तो उसे माफ कर देना चाहिए और दोबारा उस चीज का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। आप बताएं कि ये फैसला सही था या गलत?